हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज बताएंगे हाइड्रोलिक में आपको पास्कल लॉ के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 3 है। अभी तक के पूरे वीडियो जो थी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हाइड्रोलिक नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर ओपन करें। हर एक वीडियो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी। वहाँ से आप लोग अपना नोट्स भी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 3 के बारे में। पास्कल लॉ, पास्कल नियम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको हाइड्रोलिक्स लॉ के बारे में पढ़ाया था, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ क्या होता है उसके बारे में बताया था। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि यदि कोई, मान लीजिए कोई लिक्विड है, इसमें कोई भी आपका कार डूबा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगते हैं, जो प्रेशर इसका लगता है, जो आपका इस पर कोई भी तरल जब स्थिर रहता है तो इसके किसी एक पॉइंट पर, ठीक, किसी भी स्थिर तरल में जब कोई द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो द्रव का दाब रहता है, जो इस पर प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पर, वो क्या रहता है, वह सभी दिशाओं में समान रहता है। तो आपको ये सब हमने बताया था। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पास्कल लॉ में भी देखना है, पास्कल लॉ में भी कुछ इसी प्रकार से देखना है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, ये है पास्कल लॉ। तो सबसे पहले आप लोग इसका इंग्लिश डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए और हिंदी भी बताते हैं आपको। देखिए, लिखा गया है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि पास्कल के नियम के अनुसार कोई भी तरल अगर स्थिर अवस्था में रहता है तो सभी दिशाओं में जो समान दाब लगता है, ठीक, कोई भी तरल अगर स्थिर अवस्था में है तो वह सभी दिशाओं में क्या करेगा, समान दाब लगाएगा, समान प्रेशर उसका लगेगा किसी भी पॉइंट पर। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वेसल है, इसमें कोई कोई वेसल है, इसमें कोई एक पॉइंट है, तो जो दाब रहेगा, जो प्रेशर रहेगा, वह सभी दिशाओं में समान लगेगा। अर्थात अगर 3 प्रेशर लेकर चलेंगे तो P1 बराबर P2 बराबर P3 होगा। 4 लेकर चलेंगे तो P2 P3 P4, मतलब सब सेम रहेंगे, जो प्रेशर लगेगा वह हमेशा समान लगेगा। पास्कल लॉ आपका ही कहता है। तो इसका पूरा हम डेरिवेशन आपको बताएंगे, इसका अनुप्रयोग भी बताएंगे। बस आप लोग हमारा सहयोग कीजिए तो आपका सहयोग हम पूरी तरह जरूर करेंगे। तो देखिए, अब आप लोग हिंदी भी नोट डाउन कर लीजिए। जो हमने बोला कि इस नियम के अनुसार कोई भी तरल जो रहता है वह स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो ये कैसे लगाता है, इसका हम आपको प्रूव करके दिखाने वाले हैं। एकदम पूरा प्रूव करेंगे, सबको जितना भी प्रेशर है सबको हम समान करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका डेरिवेशन। तो इसका प्रूव हम देखेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक, ये जो है ये आपका जल में पूरा समझ लीजिए एक प्रकार से डूबा हुआ है। क्या हुआ है, जल में एक प्रकार से समझ लीजिए आप लोग, क्या हुआ, यह डूबा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, जिस प्रकार से हम इस फिगर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग उस प्रकार से पूरा इसे बना लीजिए, ठीक। तो आप लोग कथन कोई भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें द्रव के अंदर किसी आयतन का एक बहुत कम मोटाई जो कि टी है, त्रिभुजाकार प्रिज्म ए बी सी है। देखिए, ए बी सी, ठीक। और ये जो टोटल दूरी यहाँ से लेकर इसकी जो मोटाई है टोटल, है क्या है, यह है स्मॉल टी, ठीक। तो आप लोग लिखिएगा क्या, कि माना कोई द्रव के अंदर किसी आयतन का एक अत्यंत छोटी मोटाई टी का कोई त्रिभुजाकार प्रिज्म ए बी सी है, ठीक। जिसके फलक आप लोग मान सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, ठीक। जैसे जैसे बोल रहे हैं आप लोग वैसा वैसा करिएगा। और इस पे जो प्रेशर तीव्रताएं हैं, एक P1 है और एक P2 है और एक P3 है। इतना आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और यहाँ से मान लीजिए कोण क्या है, आपका कोण आपका जो है वह थीटा है, ठीक।
कोण यहाँ से आपका क्या है, वह थीटा है। इतना कर लेंगे। उसके बाद सब कुछ ऐसे ऐसे सही से चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। अब इसका क्या करेंगे, और ये जो आपके प्रेशर लगे हुए हैं, जो इस पर आपके सभी प्रेशर दिखाए गए हैं वो क्या हैं, सभी लंबवत हैं। इसकी जो सतह है, जो आपकी सतह दिख रही है, इसकी क्या है, सभी प्रेशर जो है आपके लंबवत लगे हुए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, सभी प्रेशर जो लगे हुए हैं क्या हैं, लंबवत लग रहे हैं। देखिए P1 हो गया, P2 हो गया और ये P3 हो गया, P3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसका हम रिजोल्यूशन कर लेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। किसके बारे में, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बलों को हम किस प्रकार से अलग अलग तोड़ते हैं। तो इसको जब P3 को मान लीजिए हम तोड़ रहे हैं, किसको, P3 को हम तोड़ रहे हैं। देखिए जब यह आपका थीटा है, अब पूरा आप लोग इतना बना चुके होंगे तो इतना ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर से मिटाते हैं और इसके बाद क्या करना है इस फिगर में, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना बन गया होगा तो ठीक। देखिए यह कोण आपका क्या था, थीटा था, ठीक। तो ये जो पॉइंट है P3, ये मान लीजिए इसके सतह पर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और ये इस प्रकार से है, समझ में आ रहा, जरूर आ रहा होगा। तो जो P3 है इसका हम रेजुलेशन करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए एक आपका टूटेगा तो वर्टिकल में और एक इंक्लाइंड में। तो वर्टिकल वाला मान लीजिए इस प्रकार से टूटा, ठीक, और ये हो गया इंक्लाइंड में, वो जो कि इस प्रकार से। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया है। इतना हो गया। अब जब यह आपका थीटा है, यह कोण आपका थीटा है, तो यह क्या होगा, ये भी आपका तो एकांतर कोण है। ये आपका जब थीटा है तो यह वाला कोण भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किससे, एकांतर कोण से। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस फिगर को हम थोड़ा यहाँ साइड में बनाते हैं, ऐसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हो गया। मान लीजिए जो सतह आपका टेढ़ा वाला इस प्रकार से है, ठीक। अब इस पर आपका देखिए यही जो है प्रेशर आपका काम कर रहा है, यही प्रेशर काम कर रहा है। और यहाँ वाला कोण क्या था आपका, थीटा था। यही जो आपका सतह है, इस पे जो अभी रिजोल्यूशन आप फोर्स कर रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, उसी को हम इस फिगर के माध्यम से आपको अलग से बता रहे हैं। ये थीटा हो गया। तो ये जो है आपका ये क्या है, यह P3 है। तो इसका हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज यानी बलों का संगठन जो होता है उसके माध्यम से हम इसको अलग कर रहे हैं। देखिए उसके बाद एक आपका होता है वर्टिकल में और एक होता है हॉरिजॉन्टल में। तो जब यह थीटा है, यह थीटा है, तो इसका एक अंतर कोण ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक, थीटा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आप लोग एक बात और समझ लीजिए, अगर आप लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं, रिजोल्यूशन करने के पहले ये जो है ये कितना है, यह 90 अंश है, कितना है, 90 अंश है। लेकिन जब इसका हम इस बल को तोड़ दे रहे हैं तो एक आपका वर्टिकल में टूटेगा और एक इंक्लाइंड में टूटेगा। तो पहले वह 90 अंश तो था, लेकिन ये 90 अंश जो है यह चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब यह थीटा है तो इसका जो एकांतर कोण होगा वो भी यहाँ पर थीटा होगा। तो यह पहले 90 अंश था, तो यह क्या हो जाएगा, जब वह पहले 90 अंश था तो अब जब यहाँ से थीटा बाहर आ गया है तो ये क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। और ये आगे वाला क्या बचेगा, ये आपका भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इतना जब हो जाएगा और यहाँ से जो कोण के निकट का होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं क्या, P3 कॉस थीटा। ये सब मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे यार, ठीक। P3 कॉस थीटा। और यहाँ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में P3 साइन थीटा। ये जान लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कोण के निकट वाला जो आपका रिजोल्यूशन रहता है वो कॉस थीटा रहता है हमेशा। ये नहीं कि ये इंक्लाइंड है तो इसे ही हमेशा साइन थीटा लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपका कोण के निकट वाला जो रहेगा वो हमेशा कॉस थीटा रहता है और उसके बाद वाला जो रहेगा वह साइन थीटा रहेगा। जैसे कि अगर आपका यहाँ साइड में देखिए ये है, ठीक, यहाँ पर कोई फोर्स लगा हुआ है और इसको हमें तोड़ना है, बताते हैं आपको। तो कैसे तोड़ेंगे, मान लीजिए कोई सतह है, इस पर आपका फोर्स लगा हुआ है, कोई फोर्स इस पर लगा हुआ है, इसको रिजोल्यूशन करना है, ठीक। और यहाँ से कोई कोण थीटा है। अगर यह कोण यहाँ से भी रिजोल्यूशन हमने कर दिया, ठीक। अगर यहाँ पर थीटा है पहले से तो यह आपका कॉस थीटा में आ जाएगा, ठीक। कोई फोर्स है P तो यहाँ P कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कोण के जो निकट रहेगा वो हमेशा कॉस थीटा में रहेगा और कोण के दूर वाला क्या रहेगा,
साइन थीटा रहेगा। तो हमने आपको बता दिया, क्या क्या बताया आपने नोट किया होगा, यह कोण थीटा था। ठीक, इसका हमने किया है रिजोल्यूशन। तो ये हो गया है आपका P3 cos थीटा। ठीक, और ये हो गया आपका क्या P3 साइन थीटा। इतना हो गया है, और यह कोण आपका क्या था थीटा। तो इस फिगर में आप लोग टोटल इतना बना लेंगे। ठीक, और यहाँ पर इसकी जो मोटाई थी वो क्या थी, स्मॉल टी थी। हर फलक की जो मोटाई थी वो क्या थी, स्मॉल टी थी। तो आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा, आप लोगों ने संतुलन अवस्था में रूल पढ़ा होगा कि जब फोर्स संतुलन की अवस्था में होते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल की अवस्था में, जैसे क्या होता है, ये हो गए वर्टिकल फोर्स, ये हो गए हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इसमें आपका होता था एक सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 और सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 होता था। थोड़ा हम आपको सिंपल मेथड से बताना चाह रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए डेरिवेशन। तो कुछ यही रूल हम अप्लाई करने वाले हैं, तो आइए करते हैं। देखिए, जितना हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक को कहाँ कहाँ हम कवरेज कर रहे हैं उस सबको क्रम से आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो आपने अभी अभी देखा कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मिला था। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, तो उसको हम निकालते हैं। तो इसी से हम निकालेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये बी सी, ये कोण आपका हो गया थीटा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, यानी BC बटे कर्ण क्या है, AC। ठीक, इसी प्रकार के आप लोग कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नोट डाउन इसे भी कर लीजिएगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार AB है बटे AC। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनका यूज होने वाला है आगे। ठीक, तो आइए अब इसका हम बलों का एक साम्यावस्था रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब संतुलन की स्थिति में होते हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के जो सम होता है वह 0 के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। यानी सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 और सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 होता है। आप लोगों ने अगर मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा, ये सब नहीं समझ में आता होगा, तो आप लोग थोड़ा सेकंड सेमेस्टर की तरफ जाइएगा। हमने वीडियो बनाया है अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से, उसमें बताया गया है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, आपको हमने बताया था किस प्रकार से फोर्सेज इस पे काम कर रहे हैं। तो देखिए इसकी जो मोटाई थी वो क्या थी, स्मॉल टी थी। ठीक, और आप लोग क्या जानते हैं, और ये सब प्रेशर आपके दिए गए हैं और इन्हीं प्रेशर को हमें सेम करना है। तो प्रेशर बराबर आप लोग क्या जानते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यही तो होता है। तो यहाँ से आप लोग एक काम करेंगे, या फिर इक्वल टू क्या कर लेंगे, P इंटू ए, यानी ये प्रेशर रहेगा P1 P2 P3 तीनों के लिए अलग अलग, इंटू एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर मान लीजिए हम AB के लिए, यानी फर्स्ट प्रेशर यानी P1 के लिए ले रहे हैं, किसके लिए, P1 के लिए ले रहे हैं। तो हो जाएगा P1 इंटू एरिया क्या होगा, एरिया जो इसकी टोटल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक, तो लंबाई इसका है, मान लीजिए टोटल लंबाई AB है तो AB हो गया, इंटू इंटू इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी मोटाई क्या है, वह T है, इंटू T। यानी AB के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, P गुणे A P गुणे T हो जाएगा। ठीक, ये किसके लिए हो गया, P1 के लिए हो गया, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग अन्य के लिए निकालेंगे। तो देखिए केवल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, किसके लिए, केवल आपको समझाने के लिए हमने बताया है। तो इसको नोट डाउन मत कीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब इतना जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ये हो गया किसके लिए, P1 के लिए। इसी प्रकार जब P2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा P2 गुणे BC गुणे, और क्या हो जाएगा, फिर भी मोटाई की आवश्यकता पड़ेगी तो इंटू T हो जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम जो संतुलन का नियम होता है फोर्स का, वह लगाने वाले हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से आपको बताते हैं और आपको समझ में आएगा भी। ये हो गया y और ये हो गया x, यानी अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ, सॉरी यह x नहीं, x ये है। ठीक, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाले नीचे, राइट वाले राइट, लेफ्ट वाले लेफ्ट।
सब फोर्स हम लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 और सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 लगाने वाले हैं। तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में आपके कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे थे। अपवर्ड डायरेक्शन में आपका एक फोर्स यहाँ कार्य कर रहा था, अभी आपने पीछे देखा क्या काम कर रहा था, P3 cos थीटा काम कर रहा था। कौन सा फोर्स? P3 cos थीटा कार्य कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम P3 cos थीटा। ठीक, और हाँ एक बात आपको हमने और बताया था, क्या बताया था? एरिया, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपकी इसकी क्या है अपवर्ड की, AC है, तो इंटू यहाँ पर कर लेंगे आप लोग AC। ठीक, और उसके बाद मोटाई क्या है, T है, तो इंटू आप लोग स्मॉल t कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ तक प्रयास करें आप लोग कर लीजिए, इंटू T हो गया। ये हो गए आपके सब कौन से अपवर्ड के। अब इस प्रकार से आप लोग डाउनवर्ड के देखेंगे, यानी P1 के लिए। ये तो P3 हो गया। उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड आपके यहाँ फोर्स जो कार्य कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए P1 है इंटू लंबाई गुण चौड़ाई, तो AB, यहाँ टोटल लंबाई आपकी AB है, इंटू AB गुणे मोटाई क्या है उसकी, T है। इतना हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से आप लोग इसके साइड वाला देखेंगे। ठीक, राइट वाला, तो राइट वाला देखिए P2 है, तो यहाँ पर आप लोग करिए P2 इंटू लंबाई आपकी यहाँ से टोटल है BC, तो यहाँ पर BC हो गया इंटू मोटाई T। और उसके बाद इधर से हो गया, फिर इधर आपका देखिए एक हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा था। कौन सा फोर्स? यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्स। यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्स भी एक काम कर रहा है, तो इसको लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा P3, और किस में था ये, साइन थीटा में था, आपको अभी हमने पीछे बताया था। तो P3 इंटू साइन थीटा। उसके बाद है जो इसका प्लेन है वो क्या है, AC है, इंटू AC हो जाएगा, इंटू मोटाई T हो जाएगा। तो आप लोग ये इतना नोट डाउन कर लीजिए, इस फोर्स को लिख लीजिए AC इंटू P3 cos थीटा इंटू T। इसको लिखिए P2 इंटू BC इंटू T। इसको लिखिए P1 इंटू AB इंटू T, और इसको लिखिए P3 साइन थीटा इंटू AC इंटू T। ठीक, इन सब को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको आगे बताते हैं किस प्रकार से आप लोग इसे लिखेंगे। तो यहाँ से अब हम वही फोर्स सब फिर से लिखेंगे। बार बार मिट जा रहा है, क्या करें, लेकिन बताना तो ज़रूरी है। इसको यहाँ पर हम फिर वही सब लिखेंगे। ये था आपका AC इंटू P3 साइन थीटा इंटू T था। ठीक, और इधर वाला जो था वो था P2 इंटू BC इंटू स्मॉल T था, इंटू स्मॉल T है। और ऊपर वाला जो था वो था आपका P3 cos थीटा इंटू AC इंटू स्मॉल T था। और इधर नीचे जो था वो था P1 इंटू AB इंटू T था। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले संतुलन की अवस्था में आप लोग यहाँ लिखेंगे इन इक्वाबेरियम। तो सिग्मा या हॉरिजॉन्टल के लगा रहे हैं तो 0। तो देखिए आपका क्या होता है, जो आपके राइट तरफ एरो रहती है वो पॉजिटिव होता है, और जो आपका लेफ्ट तरफ एरो होती है वो नेगेटिव होता है। एरो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इधर वाला देखिए पॉजिटिव में लिखा जाएगा, यानी AC इंटू P3 साइन थीटा इंटू T इज इक्वल टू कितना आएगा, लेफ्ट वाला क्या है, P2 गुणे BC इंटू T। देखिए हमने बराबर कर दिया। क्यों बराबर कर दिया? अगर इधर लिखते हैं तो माइनस यहाँ लगता, और वही काम हम यहाँ पर भी बताने वाले थे, लेकिन हमने 0 के बराबर में इसे लिख दिया, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगा। और माइनस चिन्ह अगर लगाने का ही शौक है, जैसे यहाँ एरो के माध्यम से है, तो इसको इस तरफ लाइए तो यहाँ माइनस चिन्ह हो ही जाएगा, और बराबर लेकिन 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से T से T आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से बचेगा P2 इंटू BC इज इक्वल टू बचेगा आपका AC इंटू P3 साइन थीटा। क्या बचेगा, P3 साइन थीटा। तो P3 साइन थीटा बचेगा, तो AC इंटू P3 साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा की वैल्यू आपकी आई थी BC बट्टे AC। तो AC से आपका AC कैंसिल हो जाएगा,
और इधर हो गया P2 इंटू बी सी। क्या हो गया P2 इंटू बी सी। तो आपको क्या दिख रहा है, BC से आप लोग ये देख रहे हैं, BC से आपका BC भी कैंसिल हो जाएगा, BC से आपका BC भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा इस समीकरण से P2 बराबर P3 बचा। क्या बचा, P2 बराबर P3 बच गया। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। P2 बराबर P3 बच गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आपको समझ में आया होगा, ज़रूर आया होगा। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अगर लिखा जाता सीधे सीधे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ ये सब वर्ड लिखे जाते हैं, उसके बाद बराबर जीरो किया जाता है, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट ही उस तरफ करके प्लस में लिख दिया, बस इतना ही किया गया है। तो इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। ठीक, और हाँ, आप लोग इस फिगर को एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बार बार लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब हम जो वर्टिकल लगाने वाले हैं वो सीधे हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, वर्टिकल वाला जो लिखेंगे उसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। और देखिए लिखते कैसे उसको, इसको हटाते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करते रहें, और नोट्स आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा। कहीं पर अगर कोई भी डाउट होता रहे तो आप लोग पूछते रहिएगा। देखिए हो गया। अब यहाँ से हम इसको और आगे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल अब करने वाले हैं वर्टिकल के लिए। हॉरिजॉन्टल आपका सॉल्व हो चुका, अब केवल यहाँ पर हम वर्टिकल बनाएंगे। तो वर्टिकल में आपका यहाँ पर क्या आया था P3 cos थीटा इंटू ए सी इंटू टी आया था। ठीक, और यहाँ डाउनवर्ड में आया था आपका P1 इंटू ए बी इंटू टी आया था। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं सिग्मा वी। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, अपवर्ड आपका है पॉजिटिव और डाउनवर्ड है निगेटिव। ठीक, इतना हो गया। अब इसके हम फिर बराबर करेंगे, बराबर करेंगे तो अपवर्ड आपका पॉजिटिव है, तो लिखेंगे आप लोग P1 इंटू ए बी इंटू टी। अब देखिए ये वाला जो ऊपर वाला है उसका एरो जो है नीचे है तो माइनस में होगा, और बराबर जीरो है तो हम बराबर के डायरेक्ट माइनस वाला उधर ले जाकर प्लस कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा उधर जाकर प्लस में आपका यही जो लिखा है P3 cos थीटा इंटू ए सी इंटू टी। फिर बराबर आप लोग लिखेंगे P1 ए बी टी इज इक्वल टू आ जाएगा P3 cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, जो कि बताया हमने अभी ए बी बटे ए सी इंटू टी से टी कैंसल, ए सी से ए सी कैंसल और ए बी से ए बी कैंसल, अर्थात आ गया P1 बराबर P3। क्या आ गया P1 बराबर P3, जो कि हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम समीकरण एक में आपका जो आया था वो आया था P2 बराबर P3 आया था, P2 बराबर P3 आया था, और ये आ गया P1 बराबर P3। तो हम लिखेंगे यहाँ नीचे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या आएगा, P1 बराबर P2 बराबर P3, अर्थात जो आपका क्या बोलते हैं तरल जो था वह स्थिर अवस्था में समान दाब लगाएगा, यानी तीनों प्रेशर जो आ गए हैं वो क्या आ गए, इक्वल आ गए। इस प्रकार से आपका यह प्रूव हो जाएगा पास्कल का नियम। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं आगे पास्कल नियम के अनुप्रयोग। जैसे कि आपने बहुत कुछ सुना होगा कि जैसे हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, हाइड्रोलिक जैक होता है, क्रेन होता है, लिफ्ट्स होता है, ये सब जो आधारित होते हैं पास्कल के नियम पर ही आधारित होते हैं। इसका एक और विस्तार पूर्वक एक डेरिवेशन और होता है जो कि आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है और शायद आपके लिए अभी ज़रूरी भी नहीं है। ठीक, ऐसे एक आपका बनाया जाता है इस प्रकार से। और अभी हम जब आगे आपको अगली चैप्टर जो है आपका मैनोमीटर जो है उसमें बताया जाएगा कि यहाँ से जब आपका अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ से आप लोग प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पर अगर कितनी भी भारी वस्तु रहती है तो आपकी तुरंत वह ऊपर उठ जाती है। तो ऐसा कुछ रूल है जो कि अभी आपको आगे बताया जाएगा, अभी नहीं अगले चैप्टर में। ठीक, तो यही सब है कि एप्लीकेशन जो पास्कल लॉ के हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा कि जैसे आप लोग जानते हैं इस नियम के आधार पर यानी एक हाइड्रोलिक मशीनें बनाई गई हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक क्रेन हो गए। क्रेन के बारे में सुना ही होगा, बहुत बड़ी बड़ी इंजन को मशीनों को कुछ हटाकर स्थान से मतलब सफाई कर देता है, उसको आसानी से उठा सकता है। तो ये सब किस पर आधारित है, हाइड्रोलिक पर ही, पास्कल लॉ पर। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गए, ये सब जो है हाइड्रोस्टैटिक के फंडामेंटल लॉ पर आधारित हैं।
तो इसके अनुप्रयोग में आप लोग लिख सकते हैं द्रव चालित लिफ्टें जो होती हैं, जो हाइड्रोलिक से द्रव चालित लिफ्टें उठाई जाती हैं। लिफ्ट जो होता है, यह जो होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, इससे आपके भारी वस्तुएं जैसे कार हो गया, मोटर गाड़ी हो गए, ट्रक हो गए आदि को ऊपर उठाने में क्या होती है, सहायता मिलती है। उसके बाद आता है आपका द्रव चालित ब्रेक। क्या आता है, द्रव चालित ब्रेक। ये क्या होता है, ये भी हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है उसी की तरह होता है। इस यह भी जो होता है पास्कल के नियम पर ही आधारित होता है। इसके द्वारा क्या होता है, गाड़ी के जो सभी पहिए होते हैं एक साथ उन पर ब्रेक लगा सकते हैं हम, आसानी से सब में ब्रेक लगेगा और सब आसानी से रुक जाएंगे। तो ये है इसके एप्लीकेशन। तो गाइस अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।